हेलो दोस्तों, सेक्शन उड़ीसा में आपका स्वागत है। आज है 22 फरवरी और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सत्र में 22 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रिलेवेंट ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस जो है अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है, यानी कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध पूछा गया था। तो यह जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है, तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें इनसे जुड़ी अन्य फैक्टों को, तो इनका जो जन्म है 29 फरवरी 1904 ईस्वी को हुआ था मदुरई में। वहीं देखें तो इनके पिता का नाम जो कि नीलकांत शास्त्री है और इनके माता का नाम जो कि सोशलमल है, जो कि एक संगीत प्रेमी थी। वहीं देखें तो इनके पिता जो कि एक इंजीनियरिंग एवं विद्वान थे। वहीं देखें तो इन्हें जो है 1923 ईस्वी में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यंग थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी बने थे। वहीं देखें तो 1925 ईस्वी में इन्हें जो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यंग थियोसॉफिट के अध्यक्ष भी बनी थी। इन्हें जो है इनके कला के योगदान के लिए जो है इन्हें 1956 ईस्वी में जो है भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यानी कि इनको जो है 1956 में पद्म जो भूषण पुरस्कार होता है उससे भी इनको सम्मानित किया गया था। वहीं देखें तो इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, जो कि 1967 में जो है इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वहीं देखें इन्हें जो है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा जो है 1968 में पशु की कार्यकर्ता के लिए जो है इनको प्राणी मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इन सभी फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा जो कि इनसे जुड़ी हुई है। जैसा कि दोस्तों आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्रत्येक शिफ्ट में जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रमुख जो कलाकार हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो इसे कवर करके जरूर जाइएगा। तो चलिए इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको कवर करवा देता हूँ। तो चलिए सभी जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे संबंधित सभी प्रसिद्ध कलाकारों को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है आपको 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो इसे कवर करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से जो आज जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा है, एक क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, इनके प्रमुख कलाकारों देखें तो पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, मालविका सरकार, शारूर कई, SK सरोज, लीला जैक्सन, राम गोपाल, वैजयंती माला, कोमल वर्धन, ये सभी जो कि भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट मोहिनीअट्टम जो कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, इनके प्रमुख कलाकारों में देखें तो हेमा मालिनी, तारा, निडुगढ़ी, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, काला देवी, रागिनी देवी, गीता गायक, के कल्याणी अम्मा तकमनी और कनक करेली, ये सभी जो कि मोहिनीअट्टम के प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट देखें तो कथकली जो कि यह भी केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, इनके प्रमुख कलाकारों में देखें तो मिर्लानी साराभाई, उदय शंकर, कृष्ण कुट्टी, आनंद शिवरामन, संताराम, राम गोपाल, बलोल नारायण मेनन और रुक्मणी देवी, ये सभी जो कि कथक के प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इनके प्रमुख कलाकारों में देखें तो स्वप्न सुंदरी, चिंता कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, वेम प्रति सत्यम नारायणन और यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, ये सभी जो कि कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट उड़ीसी जो कि उड़ीसा के एक शास्त्रीय नृत्य है, इनके प्रसिद्ध कलाकारों में देखें तो संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसी, किरण सहगल,
माधवी मुदगल, रानी कर्ण और कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, शेरोन लोवेन, गुरु मोहन महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, पंकज चरण दास और श्री कृष्ण बोहरा, मायाधर रावत। ये सभी जो कि प्रसिद्ध उड़ीसा के प्रमुख कलाकार हैं उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य का, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखें मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, जो कि मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। इनके प्रमुख कलाकारों में देखें तो गुरु अमली सिंह और अंतब सिंह, नल कुमार सिंह, झागेरी बहने जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि मणिपुर से संबंधित है, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट सविता मेहता, कलावती देवी, चारू माथुर, सोनारिक सिंह, गोपाल सिंह और बिंबावती। ये सभी जो कि मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो इनके प्रमुख कलाकारों में देखें तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, तारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज और नारायण प्रसाद। ये सभी जो कि कथक के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो लगभग आपको जितने भी प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य थे और उनके जो प्रमुख कलाकार थे, लगभग आपको सब कवर करवा दिया है। तो इन सभी को जरूर एक बार देख कर जाइएगा, रिवाइज करके जाइएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाले एग्जाम है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित रविशंकर जो कि सितार से संबंधित है, तो सितार इसका करेक्ट आंसर होता। भाई देखें इनसे जुड़ी अन्य फैक्टों को, तो पंडित रविशंकर जो कि एक भारतीय सितार वादक हैं, जो और संगीतकार भी थे, जो कि 20वीं शताब्दी में ये जो है उत्तरी भारत के शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध प्राप्ति किए। भाई देखें तो इन्हें जो है 1999 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। वहीं देखें तो ये जो है 1938 ईस्वी में अलाउद्दीन खां के से द्वारा जो है सितार सीखने के कारण जो है इन्होंने नृत्य करना छोड़ दिया था। इनके पहले जो है पंडित रविशंकर जो कि नृत्य सीखा करते थे, लेकिन बाद में जो है ये जो है सितार सीखे और सितार वादक बने। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखेगा। ये क्वेश्चन जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है कल के शिफ्टों में जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तो इसलिए कहते हैं कि जो आप ध्यानपूर्वक जरूर एनालिसिस देखिएगा, क्योंकि कई बार कई क्वेश्चन जो है आपको रिपीट कर लिए जाते हैं, इनके दोबारा पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए प्रसिद्ध वाद्य यंत्र एवं उनके वादक को भी देख लेते हैं। ये आपको प्रसिद्ध वाद्य यंत्र एवं उनके प्रसिद्ध वादक दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप इसे भी कवर करके जरूर जाइएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है। इनमें देखें तो संतूर वादक देखें तो प्रसिद्ध संतूर वादक में पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी जो कि प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। नेक्स्ट देखें बांसुरी वादक, प्रसिद्ध जो बांसुरी वादक हैं वह हरि प्रसाद चौरसिया एवं पन्ना लाल घोष जो कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट देखें तबला वादक, प्रसिद्ध तबला वादक जो कि जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खां और पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जो कि प्रसिद्ध तबला वादक हैं। नेक्स्ट सरोद वादक जो कि अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और आजम अली खां और बुद्धदेव दास गुप्ता, ये सभी जो कि प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। नेक्स्ट शहनाई वादक देखें तो बिस्मिल्ला खां और कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन, ये जो कि प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट सितार वादक देखें तो पंडित रविशंकर, इन दोनों में जो है बहुत लोगों को कन्फ्यूज होता है। एक जो है पंडित शिव कुमार शर्मा है जो कि संतूर वादक हैं, नेक्स्ट पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक हैं। तो इन दोनों को जो है ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, क्योंकि इन दोनों में जो है कन्फ्यूजन होने के ज़्यादा चांस बनते हैं। एक पंडित शिव कुमार शर्मा है जो कि संतूर वादक हैं, दूसरा सितार वादक जो कि पंडित रविशंकर हैं। सितार वादक के अन्य प्रमुख कलाकारों को देखें तो शहीद परवेज खान और बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, ये सभी जो कि प्रसिद्ध सितार वादक हैं। तो इन सभी को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इन्हीं सभी से पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का था? तो सबसे जो न्यूनतम लिंगानुपात है वह हरियाणा का था। तो हरियाणा जो है करेक्ट आंसर होता। सबसे कम लिंगानुपात देखने को जो मिला है वह हरियाणा में देखने को मिला है। भाई देखे तो इनसे जुड़ी अन्य फैक्टों में तो हरियाणा में जो है सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिला, जो कि 877 था। यानी कि प्रति 1000 पुरुष पर जो है केवल 877 महिलाएं जो है हरियाणा में निवास करती हैं। नेक्स्ट देखें तो केंद्र शासित प्रदेश मालदीव में जो कि लिंगानुपात सबसे कम 618 था। यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो सबसे कम जो केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात देखने को मिला है वह दमन एवं दीव में देखने को मिला है। नेक्स्ट सभी भारतीय राज्यों में जो है केरल में जो कि सबसे अधिक लिंगानुपात जो कि 1084 था। यानी कि पुरुषों की जनसंख्या से भी 1000 पुरुष से भी ज़्यादा जो है वहाँ निवास करती है। यानी कि प्रति 1000 पुरुष पर जो है कुल 1084 महिलाएं केरल में देखने को मिली हैं। यानी कि सभी राज्यों में जो है सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वह केरल का है। वहीं देखें तो पांडुचेरी जिसमें राज्यों में जो है लिंगानुपात जो है 1038 है, जो कि दूसरा सबसे अधिक है। नेक्स्ट पांडुचेरी एवं केरल जो कि पुरुषों से ज़्यादा जो है यहाँ पर महिलाएं निवास करती हैं। नेक्स्ट शहरी साक्षरता दर देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो शहरी जो साक्षरता जो दर है वह 84.1% है, जबकि ग्रामीण साक्षरता दर 67.8% है। वहीं देखें तो 2011 का जो जनगणना था वह टोटल 15वीं जनगणना था, लेकिन आज़ादी के बाद जो है वह 7वीं जनगणना था। बिहार में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया गया है। जनसंख्या घनत्व सभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। जनसंख्या घनत्व सभी शायद क्वेश्चन पूछा जा सके आगे चलकर, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार में है, जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं देखें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि 17 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार अन्य फैक्ट देखें तो सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। नेक्स्ट सबसे कम आबादी वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है। नेक्स्ट उच्चतम लिंगानुपात जो कि केरल में सबसे अधिक है। उच्चतम साक्षरता दर जो कि केरल में है, और जो उच्चतम जनसंख्या घनत्व जो कि सबसे बिहार में है। यानी कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो इन सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत जो है 1928 को आया था। तो 1928 इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी अन्य फैक्टों को देखें तो ब्रिटिश सरकार जो है 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए जो है साइमन कमीशन की नियुक्त किया था। यानी कि 1919 का जो अधिनियम बना था भारत सरकार अधिनियम, उसकी समीक्षा के लिए जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 में। भाई देखें तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसका गठन जो कि संवैधानिक सुधारों का अध्ययन और भारत की सरकार के सिफारिशों के लिए जो है इसका नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन बिना किसी भारतीय सदस्य के श्वेत आयोग था। यानी कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। वहीं देखें तो यह आयोग जो कि 7 अंग्रेजी शामिल थे। यह जो साइमन कमीशन था इसमें कुल 7 अंग्रेज शामिल थे, जिनमें सर जॉन साइमन जो कि इसके अध्यक्ष थे। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के। वहीं देखें तो साइमन जो कमीशन था इसका जो गठन किया गया था 26 नवंबर 1927 ईस्वी को इसका गठन किया गया था, और यह जो है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। वहीं देखें तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। साइमन कमीशन 27 मई 1930 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया था। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस खेल के साथ जो है अंजुम चोपड़ा जुड़ हुई है? अंजुम चोपड़ा जो कि किस खेल से संबंधित है? तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो अंजुम चोपड़ा जो कि क्रिकेट से संबंधित है, तो क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो अंजुम चोपड़ा जो कि एक भारतीय क्रिकेटर हैं, यह जो है सबसे कम उम्र में जो है कई खेलों को भी खेल चुके हैं।
अंजुम चोपड़ा जो कि एथलेटिक्स, बास्केटबॉल इत्यादि जो है कई प्रकार की प्रतियोगिताओं को भी यह खेल चुके हैं। वहीं देखें तो यह जो है दिल्ली राज्य के बास्केटबॉल टीम के जो है सदस्य भी रह चुकी थी और यह जो है इस टीम की राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी किए थे। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। इनसे जुड़ी कुछ अन्य फैक्टों को देखें तो भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी एवं उनके किस खेल से संबंधित हैं, तो जैसे कि फोगाट सिस्टर जो कि ये सभी जो कुश्ती खेल से संबंधित है। नेक्स्ट दीपिका कुमारी जो कि तीरंदाजी से संबंधित है। सानिया मिर्जा जो कि टेनिस से संबंधित है। साइना नेहवाल जो कि बास्केटबॉल से संबंधित है। पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खेल से संबंधित है। मैरी कॉम जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है और झूलन गोस्वामी जो कि क्रिकेट से संबंधित है। ये कुछ भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो कि महिला खिलाड़ी हैं और किस खेल से प्रतिस्पर्धा करती हैं, तो इन्हें आप जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक फुटबॉल में जो है कुल 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं अन्य कुछ प्रमुख खेल एवं उनके कितने खिलाड़ी होते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि बेसबॉल जिसमें जो है कुल 9 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। रग्बी फुटबॉल जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। पोलो जिसमें 4 होते हैं। वाटर पोलो 7, खो खो 9, कबड्डी 7, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट इनमें जो है कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट नेटबॉल जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। टेनिस एवं टेबल टेनिस जिसमें 1 या 2 होते हैं। बास्केटबॉल 5 और जिम्नास्टिक जिनमें 8 जो है खिलाड़ी मौजूद होते हैं। तो इन सभी को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है, तो रावी नदी इसका करेक्ट आंसर होता। वह देखिए हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में किया गया था, जो कि पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल स्थित है। वह देखें तो रावी नदी जो कि सिंधु नदी की एक बाएं तरफ से मिलने वाली एक सहायक नदी है, यानी कि सिंधु की जो सहायक नदी है वह रावी है। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। चलिए इन्हीं से जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। ये कुछ सिंधु घाटी के कुछ स्थल एवं किस के तट पर स्थित हैं और इनके खोजकर्ता कौन है इन्हें देख लेते हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर है, इसकी जो खोज की गई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर है, इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे है, इसे जो है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था। सुतकोटदा जो कि दाचक नदी के किनारे है, इसकी जो खोज है RL अस्टान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे है, इसकी जो खोज है रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे है, इनकी जो खोज है ब्रजबाल लाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट राखीगढ़ी जो कि घग्गर नदी के किनारे है, इसकी खोज सूरज भान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट रंगपुर जो कि भोगवा नदी के किनारे है, इसकी खोज जो है रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। तो ये कुछ प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल एवं किस नदी के किनारे हैं इन आपको कवर करवा देगा, तो इसे भी आप ध्यान में रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार जो कि रतन टाटा को दिया गया था, तो रतन टाटा इसका करेक्ट आंसर होता। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, कल के शिफ्टों में जो है यह क्वेश्चन पूछा जा चुका था। इनसे जुड़ी अन्य फैक्टों को देखें तो पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 जो कि रतन टाटा को प्रदान किया गया था। यह जो पुरस्कार था रतन टाटा के जो प्रमुख टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन थे N चंद्रशेखर जो कि इस पुरस्कार को प्राप्त किए थे, तो इसे भी आप ध्यान में रखेगा। इसी से जुड़ी अन्य फैक्टों को देखें तो भारतीय उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 जो कि लॉजिक्स शेरपर्स ऑफशोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को जो है प्रदान किया गया था, यानी कि भारत उद्योग रत्न पुरस्कार जो कि इस प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया था। वहीं देखें तो यह पुरस्कार जो है पद्मश्री प्राप्तकर्ता विजेता जो थे गिरीश बाई प्रभु पुणे के द्वारा जो है प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखें तो राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 जो कि जोधपुर एवं मध्यम उद्योग श्रेणी में अंता मेडिकेयर लिमिटेड गंगानगर को जो है यह प्रदान किया गया था।
यानी कि राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार जो कि एक मेडिक ईयर को प्रदान किया गया था। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है। तो गैस से डायरेक्ट ठोस में जो परिवर्तित किया जाता है वह निक्षेपण के द्वारा किया जाता है। तो निक्षेपण इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो निक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें जो है गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट इसी से जुड़े अन्य फैक्टों को देखें तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है ठोस को द्रव्य बिना परिवर्तित किए सीधे गैस में परिवर्तित किया जाता है। इसे जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट देखें तो बाष्पीकरण, जिसमें ठोस को द्रव्य से गैस में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट हिमीकरण, जिसमें जो है हिमी पर जो है द्रव को ठोस में बदलने की प्रक्रिया है। तो इन सभी फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंडर 70 फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किए गए थे। तो अंडर 70 फीफा विश्व कप जो कि भारत में इसका आयोजन किया गया था। तो भारत इसका करेक्ट आंसर होता। भाई देखें इनसे जुड़े अन्य फैक्ट को, तो अंडर 70 फीफा विश्व कप जो कि 2017 भारत में इसका आयोजन किया गया था। ये इसका जो आयोजन किया गया था भारत में 6 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के मध्य में किया गया था। इसमें जो विजेता टीम रही थी वो इंग्लैंड रही थी। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अंडर 70 फीफा विश्व कप का जो विजेता देश रहा था वो इंग्लैंड रहा था। भाई देखें तो अंडर 70 फीफा विश्व कप जो कि एक द्विवर्षीय टूर्नामेंट है। इसमें वही देखें तो ब्राज़ील में जो है 2019 का संस्करण की मेजबानी किया गया था और यह भी जीता भी था। यानी कि ब्राज़ील जो है 2019 में जो आयोजित किया गया था उसका विजेता भी रहा था। भाई देखें तो 2021 का जो संस्करण है जो कि पेरू में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण जो है इसको स्थगित करके 2023 में पेरू में इस टूर्नामेंट को करवाया गया था। भाई देखें तो इससे फीफा का फुल फॉर्म जो कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखेगा। भाई देखें तो इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। तो इसका मुख्यालय भी ध्यान में रखेगा। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखेगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राधा श्रीधर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। राधा श्रीधर जो कि एक भरतनाट्यम के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर होता। भाई देखें तो राधा श्रीधर को जो है इन्हें भरतनाट्यम के योगदान के लिए जो है इन्हें 2018 में जो इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा रिट जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकता है। यहाँ रिट कर लीजिएगा, ऋतु लिखा गया है, रिट होगा कौन सा रिट जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकता है। इस रूप में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन कौन से रिट जारी किए जाते हैं वो आपको बता देता हूँ। इसके अलावा देख लीजिएगा जो आपका चौथा ऑप्शन होगा वो जो है आपका करेक्ट आंसर होता। वही देखें तो भारत का सुप्रीम कोर्ट जो कि अनुच्छेद 32 के तहत एवं राज्यों के जो उच्च न्यायालय होते हैं वे अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी करते हैं। कुल 5 रिट जो है जारी करने का अधिकार दिया गया है। इनके द्वारा जो है कुल 5 रिट जारी किए जाते हैं। ये जो 5 रिट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षण, ये 5 रिट जो कि सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो इनमें से देख लीजिएगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 51 के किस सब आर्टिकल में राष्ट्रीय ध्वज का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 51 के सब आर्टिकल 1 में देखा जाए तो इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 51 का 1 का 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होता। इसी से जुड़े अन्य फैक्टों को देखें तो यह जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में वर्णन किया गया है मौलिक कर्तव्य को, जिसमें केवल अनुच्छेद 51 के 1 में शामिल किया गया है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जिसे रूस के संविधान से लिया गया है। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। मैं देखें तो अनुच्छेद 51 का 1 में जो बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, इसके आदर्शों को, संस्थानों को एवं राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। वहीं देखें तो इसे जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया था।
इसे जो है लागू करने से पहले इसमें 18 दिसंबर 1976 को एक संशोधन किया गया था। उसके बाद 3 जनवरी 1977 को जो है मौलिक कर्तव्य को लागू कर दिया गया था। तो इसे भी आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए इनसे जुड़ी अन्य फैक्ट को देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 का 1 में जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, वे सभी आपको दे दिया गया है। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो इसे कवर करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए कौन कौन से जो महत्वपूर्ण है आपको कवर करवा देता हूँ, बता देता हूँ बाकी आप, लेकिन सभी को एक बार जरूर रीड करके जाइएगा। तो जैसे अनुच्छेद देखें 51 का 1 में जो कि कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, उनमें से पहला में देखा जाए तो इसी में बताया गया है कि संविधान का पालन करने के लिए बोला गया है। इसके आदर्शों को, संस्थानों को, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को आदर करने की बात की गई है। वहीं देखें तो इसके तीसरा में जो है बताया गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करने की बात की गई है। वहीं देखें नेक्स्ट तो 4 में बताया गया है कि देश की रक्षा करें एवं राष्ट्र की सेवा करने की बात कही गई है। नेक्स्ट 5 में देखें तो इसमें बताया गया है कि सभी लोगों को समानता और संप्रभुता के बारे में निर्भर होना चाहिए, और इसे जो है जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित पर जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों को सम्मान के विरुद्ध हो। इन सभी का उल्लेख जो है 51 का 1 का 5 जो है उसमें उल्लेखित किया गया है। वहीं देखें तो एक 7 जो कि यह भी इम्पोर्टेंट है। 7 में देखें तो बोला गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो आते हैं इनकी रक्षा करने के बारे में बताया गया है। प्राकृतिक के अंतर्गत देखा जाए तो वन, झील, नदी, वन्यजीव, इन सभी को जो है संरक्षण करने की बात कही गई है 7 में। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। एक जो है 11 मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह भी बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेगा। 11 में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसे जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, तो इसे भी आप ध्यान में रखेगा। तो कुल अनुच्छेद 51 के 1 में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो इन सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।